वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर इनकम टैक्स के अंदर हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में जाना था। उसमें से हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसका आईटीआर कैसे फाइल करते हैं वो भी हम प्रैक्टिकली सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को और डिटेल में जानेंगे। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ इनकम में 5 तरह की इनकम्स आती थी। उन्हीं में से एक पार्ट है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम। अब हाउस प्रॉपर्टी या तो हमने किराए पर दिया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, या हमने उसका सेल करा है यानी कि सेल ऑफ असेट्स। अगर आपने प्रॉपर्टी का सेल ऑफ असेट्स किया है तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो दोनों चीज़ें कवर होंगी। साथ ही साथ जो आपने लेट आउट के लिए दी है प्रॉपर्टी अपनी, उसमें से जो आपको रेंट रिसीव हो रहा है वो भी आपका टैक्सेबल इनकम में चार्ज होगा। तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अर्न फ्रॉम द बिल्डिंग और लैंड अटैच टू द बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है बिल्डिंग है या आपकी खाली लैंड है, लेकिन वो दोनों अटैच होनी चाहिए आपस में। अगर अटैच है और उससे आपको कोई रेंट रिसीव हो रहा है, इट इज़ चार्जेबल टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि जो ओनर है, जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है, जो उसने लेट आउट की है, उससे जो रेंट रिसीव हो रहा है वो आपका इनकम टैक्स के अंदर चार्जेबल होगा। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस करा है। इनकम फ्रॉम हाउस लाइक आपका रेंट जो आपको रिसीव हो रहा है वो आपका टैक्सेबल है। इनकम में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, अगर प्रॉफिट है तो वो भी और लॉस हुआ है तो भी। तो यहाँ पर लॉस भी कवर्ड होता है। रेंट शुड बी फ्रॉम हाउस इफ रेंट फ्रॉम अदर असेट्स नॉट कवर्ड हेयर। सपोज आपने अपनी लैंड जो किराए पर दी है और उससे आपको रेंट मिल रहा है, तो वो यहाँ कवर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लॉ के अंदर लिखा गया है कि आपका किसी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग अटैच है आपकी लैंड से, अगर वो भी है तो ही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। अदरवाइज अदर असेट्स अगर होगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होगी, वो यहाँ पर चार्ज नहीं होगी। तो रेंट शुड बी फ्रॉम द हाउस, और यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस कवर्ड में जो आपका बताया है मैंने, हाउस में दोनों चीज़ें कवर्ड हो सकती हैं, बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ कोई आपका लैंड अटैच है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियरली होना चाहिए कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर्ड होता है। अब सबसे पहले हम स्टेप 1 देखेंगे, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। उस स्टेप से आप आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला म्युनिसिपल वैल्यू, देन फेयर रेंट, और म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो भी हायर होगा वो हमारा निकाला जाएगा हायर का, उसका स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन होगा, और उन दोनों में जो यहाँ पर लोअर होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आएगा। अब उसके बाद हमारा जो एक्चुअल रेंट गिवन होगा उसके बेस पर हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर अमाउंट होगा वो चेक करेंगे, और वो हमारा होगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। स्टेप 2 है। देन हमें उसमें से लेस करने होंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड जो हमने करे हैं, अनअर्न्ड रेंट जो होगा वो सब हमें यहाँ पर लेस करने होंगे। ये सब करने के बाद हमें हमारा NAV नेट असेट्स वैल्यू मिल जाएगा। यह है स्टेप 3। हम एक एक स्टेप को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं, उसके बेसिस पर NAV निकलने के बाद आपको उसमें से लेस करना होगा। डिडक्शन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमारा जो स्टेप 4 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें मिलता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। देन हमें यहाँ से ये सब डिडक्शन करने के बाद हमें मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये 4 स्टेप्स हैं। इन चारों स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली देखेंगे
और ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट? एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? इट इज़ अ रीजनेबल रेंट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। सपोज हम कोई एक किराए पर मकान के लिए जाते हैं और अंदाज़ा हमें बोला जाता है कि आपका रेंट होगा 10 से 12,000 रुपये। डैट इज़ एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होता है वो लेते हैं, बट इट शुड नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है हमारा? जो म्युनिसिपल या लॉ की तरफ से सेट कर दिया जाता है कि भाई आप इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते, तो उस केस में हमें उससे ज़्यादा रेंट नहीं लेना। सपोज जो रेंट पे मैं लेने गया था मकान, उसका गवर्नमेंट की तरफ से सेट है रेट कि 8,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, और मुझे बताया गया है 12,000 रुपये आपका रेंट होगा। तो उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो स्टैंडर्ड रेंट यानी कि 8,000 से ज़्यादा रेंट नहीं लिया जाएगा, तो जो हमारा रेंट पेड होगा वो 8,000 होगा। एस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट पे जब हम कंपैरिजन करेंगे और जो हाईएस्ट होगा वो हम सी पोर्शन में लेंगे, उस अमाउंट को हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करेंगे, और जो लोअर होगा वो हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट होगा। लोअर सी और डी दोनों में से जो मिनिमम होगा, जो लोअर अमाउंट होगा। इसी कंसेप्ट को और क्लियर समझते हैं। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स। एक तरीके से ये आपका हाउस टैक्स होता है, जो म्युनिसिपल की तरफ से सेट कर दिया जाता है कि भाई आपको इस बिल्डिंग पर इतना अमाउंट पे करना है एज पर हाउस रेंट। एक होता है फेयर रेंट, जो कि पूरा एक लोकेलिटी में जितनी भी हाउस हैं उनका एक फेयर रेंट अलाउड कर दिया जाता है कि भाई ये ए ग्रेड में है, इसका 8,000 है, ये बी ग्रेड में है, इसका 6,000 है। इस तरीके से जो अमाउंट सेट किया जाता है वो फेयर रेंट होता है। स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट द्वारा सेट किया जाता है कि भाई इस मार्केट में आप 6,000 से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते। तो इन तीनों वैल्यूज़ में से हमें चेक करना होगा। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, हमें म्युनिसिपल वैल्यू दी गई है 10,000 रुपये, फेयर रेंट दिया गया है 20,000 रुपये, और स्टैंडर्ड रेंट भी दिया गया है 15,000 रुपये। अब सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू हमें 10,000 रुपये लिख देना है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था टेबल के अंदर। फेयर रेंट हमें दिया गया है 20,000 रुपये। अब इन दोनों में से जो हायर होगा वो हमें निकालना है सी पोर्शन में। इन दोनों में हायर है फेयर रेंट, और इस फेयर रेंट को हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करेंगे, जो सेट कंट्रोल द्वारा किया गया है 15,000 रुपये, और बैठता है 20,000 का रेंट। तो हम स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा होगा लोअर ऑफ सी एंड डी, यानी कि 15,000 रुपये। तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना अब आ चुका है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट कोई सेट नहीं किया गया लोकेलिटी के लिए, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू हमें दी गई है 10,000 रुपये, फेयर रेंट हमें दिया गया है 20,000 रुपये, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो सी पोर्शन में हमें लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हायर ऑफ ए एंड बी 20,000 का। स्टैंडर्ड रेंट सेट नहीं है तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट भी सेम होगा। अगर हमारा स्टैंडर्ड रेंट सेट नहीं किया गया तो जो हमारा सी पोर्शन में निकला था हायर अमाउंट, वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट भी होगा। तो होपफुली स्टेप 1 आप समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हमें कैलकुलेशन जो करना होगा वो बेस होगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का। जो दोनों में से हायर होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर हमारी प्रॉपर्टी खाली है, यानी कि हमने लेट आउट नहीं की हुई, तो उस केस में जो वैकेंसी है एक्चुअल रेंट की वो कम होगी एक्सपेक्टेड रेंट से। तो अगर ऐसा केस होता है तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा एक्चुअल रेंट होगा। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में।
पहला केस है कि अगर एक्चुअल रेंट हमारा ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड रेंट से, यानी कि हमने एक्चुअल रेंट दिया है 12,000 रुपये का और एक्सपेक्टेड रेंट है 18,000 का, तो वो हमारा दूसरा केस होगा। हम मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 11,000 रुपये है, तो जीएवी जो होगा वो एक्चुअल रेंट होगा, यानी कि जीएवी हमारा 12,000 रुपये का अमाउंट होगा। ये कब केस होगा? जब हमारा एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट से। दूसरा केस देख लेते हैं। हमारा एक्चुअल रेंट सपोज 12,000 है और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पर 15,000 है, तो उस केस में हमारा जो अमाउंट है एक्चुअल रेंट का कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। तो इसमें अगर वैकेंसी केस है तो हमारा जीएवी वही होगा 12,000 रुपये, लेकिन वो केस कब होगा? जब हमारा वैकेंसी ऑक्यूपाइड सेल्फ होगा, यानी कि हमने कोई उसे रेंट पर नहीं दिया गया। जैसे 12 महीने में से 8 महीने के लिए हमने उसे रेंट पर दिया है, 4 महीने के लिए हमारा जो प्रॉपर्टी है वो खाली है, तो उस केस में अगर हमारा एक्चुअल रेंट कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हम हमारी जो जीएवी है ग्रोस एनुअल वैल्यू वो हम 12,000 रुपये ही मान लेंगे। दूसरा एक केस है अदर रीज़न से, कि हमने खुद से उस प्रॉपर्टी पर मतलब रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो फिर जीएवी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा, यानी कि जीएवी होगा उस केस में 15,000 रुपये। तो वो दोनों केस देखने होंगे, उसी के बेस पर हमें यहाँ पर हमारा जीएवी कैलकुलेट करना होगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं तो अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट जीएवी, यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रेंट दिया गया है 10,000 रुपये पर मंथ। अगर हम देखें पूरे साल का हो जाएगा 1,20,000 रुपये, और हमें एक्चुअल रेंट दिया गया है 12,000 रुपये, यानी कि हमारा पूरे साल का हो जाएगा 1,44,000 रुपये का। नीचे भी हमने इसको पूरा क्लियर करा हुआ है। मैक्सिमम जो कंपेयर करेंगे हम बोथ में, जीएवी हमारा एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपैरिजन होगा, जो ज़्यादा होगा वही हमारा जीएवी की वैल्यू होगी, यानी कि हमारा 1,44,000 रुपये का ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर होगा। अब दूसरा केस देखते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट है हमारा 10,000 रुपये का और एक्चुअल रेंट है हमारा 12,000 रुपये का, लेकिन आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा है 7 मंथ। इसका मतलब हमने सिर्फ 7 महीने के लिए ही उसे लेट आउट किया है, 5 महीने के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो उस केस में हमारा 10,000 रुपये पर मंथ से बैठेगा 1,20,000 रुपये का, और 12,000 का 7 मंथ से बैठेगा 84,000 का। अब इन दोनों में से हम कंपैरिजन करेंगे। देखो आप नीचे भी देख सकते हैं, प्रॉपर्टी वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 5 मंथ। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, और वो केस हमारा ऊपर वाला भी था कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी जीएवी हमारा यहाँ पर जो होगा वो कंपेयर करना होगा बोथ में, और जो हमारा हाईएस्ट अमाउंट होगा वही हमारा जीएवी की वैल्यू होगी। तो 1,20,000 रुपये हमारा अमाउंट होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में। अगर अदर रीज़न है तो फिर हमारा यहाँ पर एक्चुअल रेंट होगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ही हमें लेना है, कंपैरिजन आपको नहीं करना। अगर ज़्यादा है तो देखना है, एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा होगा जीएवी। अगर हमारा किसी और रीज़न से यहाँ पर वैकेंट है हमारा प्रॉपर्टी, तो उस केस में सीधा सीधा हम एक्चुअल रेंट ही ले लेंगे हमारी जीएवी की वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट है 10,000 रुपये पर मंथ का और एक्चुअल रेंट है 12,000 रुपये पर मंथ का। नीचे की ओर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी वाज वैकेंट फॉर 5 मंथ। अब ऊपर जो केस था सीधा की सीधा एक्चुअल रेंट ही हम अपना जीएवी की वैल्यू मान लेंगे। आप दोनों में देखें 1,20,000 रुपये और 84,000 रुपये, सीधा की सीधा जीएवी हमने ले लिया है 84,000, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट जो है वैकेंसी के तौर पर खाली है। अब आप ऊपर को जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था वही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिकॉज ऑफ वैकेंसी हमारा जीएवी जो होगा एक्चुअल रेंट होगा, और बिकॉज ऑफ अदर रीज़न लाइक हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएवी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। तो इन तीनों क्वेश्चंस की हेल्प से हम यहाँ पर सीख चुके हैं जीएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि स्टेप 1 और स्टेप 2 हम देख चुके हैं। इन दोनों का एक एग्जाम्पल कंबाइंड देख लेते हैं।
म्युनिसिपल वैल्यू हमें दी गई है 2 लाख रुपए पर एनम यानी कि पूरे साल की। फेयर रेंट दिया गया है हमें 2,80,000 का और स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया गया है पूरे साल का 2,40,000 रुपये का। एक्चुअल रेंट हमारा है 3 लाख रुपए और पूरा की पूरा 12 महीने के लिए हमने लेट आउट की है। तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट दिया गया है, हमें कैलकुलेट करना है GAV। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर अमाउंट होगा 2,80,000 रुपये वो हमें लेना है और उसके बाद हमें अपने स्टैंडर्ड रेंट से उसे कंपैरिजन करना है। दोनों में जो लोअर होगा वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ये देखिए हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल चुका है 2,40,000 रुपये। एक्चुअल रेंट हमारा 3 लाख है और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर अमाउंट होगा वो हमें ग्रोस एनुअल वैल्यू तक पहुंचा देगा। तो आप देखिए GAV हमने कैसे आसानी से यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए है, आपको खुद से ये कैलकुलेट करना है और GAV की वैल्यू बतानी है। वीडियो के कमेंट में आप GAV की वैल्यू बता सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम NAV नेट असेट्स वैल्यू को निकालना सीखेंगे और इस पूरे स्टेप्स को और भी डिटेल्स में आगे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।